लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के इम्पैक्ट को देखने के बाद अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के ऊपर। लेकिन फिर ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को समझने से पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये ग्लोबलाइजेशन है क्या, इस टर्म को हम क्या, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए, ये चीज़ तो हमने पहले भी जब डिटेल में बहुत सारा टॉपिक आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कराया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया है। यहाँ संक्षेप में देख लेते हैं, उससे इम्पैक्ट को समझने में मदद मिलेगी। देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या है? दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी हमारे देश की जो इकोनॉमी है, इसको हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ देते हैं ना, इंटीग्रेट कर देते हैं। इट एम्प्लॉयज फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल एंड कनेक्टिविटी। ग्लोबलाइजेशन हो गया। इससे क्या होता है, हम हमारे देश के और दूसरे देश के बीच फ्री फ्लो हो जाता है, यानी कि प्रवाह हो जाता है। किन चीजों का? इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का प्रवाह बढ़ जाता है। आइडियाज, जो दूसरे देश में लोगों की जो सोच है, आइडियाज हैं, वो हमारे देश में, और हमारे देश के लोगों की जो सोच है, आइडियाज है, वो दूसरे देश में। टेक्नोलॉजी, अगर कोई प्रौद्योगिकी हमारे देश में अच्छी है तो वो दूसरे देश के लोग अपनाते हैं, उसकी हमें कीमत मिलती है। और अगर दूसरे देश में टेक्नोलॉजी अच्छी तो हमारे देश में आ जाती है। गुड्स, अगर हमने कोई सामान बनाया, प्रोडक्ट बनाया, दूसरे देश को जरूरत है, वो हमारे देश से इंपोर्ट करेंगे, उसके बदले में हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, फॉरेन करेंसी। हमारे देश की सर्विसेज अगर अच्छी है, दूसरे देश में जाएगा, उससे हमको विदेशी मुद्रा मिलेगी। कैपिटल, अगर हमारे देश की जो पूंजी है, कोई उद्योगपति दूसरे देश में उद्योग लगाना चाहते हैं तो कैपिटल का फ्लो भी होगा। लोग एक देश से दूसरे देश आएंगे जाएंगे। तो कुल मिला के इकोनॉमी का, एक देश की इकोनॉमी का दूसरे देश के इकोनॉमी के साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब इस ग्लोबलाइजेशन को लाने के लिए देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है। तो अपन को टैरिफ में कमी लानी पड़ेगी। टैरिफ मतलब क्या हुआ, किसी दूसरे देश से सामान अगर भारत आ रहा है तो उसमें जो उसकी जो ड्यूटी है, उसके पर जो लगने वाले टैक्सेज हैं, उनमें कमी करो, तो भाई दूसरी चीजें हमारे देश में आएंगी। हमारे देश से जो चीजें दूसरे देश में जा रही, वो लोग भी टैक्स पे कमी करेंगे, और जो हमारी एक्सपोर्ट के लिए जो हम ड्यूटी लेते हैं उसमें भी कमी करेंगे। तो हमारे देश के प्रोडक्ट दूसरे देश जाएंगे और दूसरे देश के प्रोडक्ट हमारे देश आएंगे। तो देखिए, रिडक्शन इन टैरिफ, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसके अलावा हम एक ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये रहता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उससे पहले गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए। फिर जनवरी 1995 में WTO बन गया, वो भी जो है विभिन्न देशों के बीच ट्रेड का, व्यापार जो है वो समान रूप से होता रहे, यानी कि व्यापारिक जो डिस्प्यूट्स हैं वो ना हो, इसके लिए कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेड पॉलिसीज बनाते हैं, व्यापारिक नीतियां बनाते हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, भाई हमारे देश की मुद्रा दूसरे देश में जाएगी, दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में आएगी, तो कन्वर्टिबिलिटी करनी पड़ती है, करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी। अब पहले क्या, शुरू में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी का जो है हमने नहीं किया था, हमने किया था पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। यानी अगर दूसरे देश से की मुद्रा हमारे देश में आएगी तो उसको दो तरीकों से कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक वो जो सरकारी दर होगा, गवर्नमेंट रेट होगा, और एक वो जो बाजार दर से मिलेगा, बाजार जो मार्केट रेट से होगा। तो विदेशी जो करेंसी लाने वाले, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे, उनको इससे बढ़ावा मिला। FDI को बढ़ावा मिला, FII को बढ़ावा मिला, तो विदेशी पूंजी भारत में आई। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी भी ये जो ग्लोबलाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा
इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में बहुत सारे सेक्टर्स थे जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था उसकी छूट ही नहीं थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता, विदेशी पूंजी लगा ही नहीं सकते थे। अब देखिए इसके तहत क्या हुआ, बहुत सारे सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लाभ ये हुआ कि देश में विदेशी पूंजी जो है बड़ी बहुत सारे सेक्टर्स में हुए। बैंकिंग सेक्टर में विदेशी पूंजी आया, इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी पूंजी आया, इंश्योरेंस सेक्टर में 49% तक, है ना। बैंकिंग सेक्टर में भी काफी सारा जो बैंकिंग सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में भी इवन 100% तक जो है विदेशी पूंजी की छूट दी गई कई जगहों पर। पेंशन सेक्टर में, पेंशन जो दे वाली जो पेंशन फंड बनाने का जो सेक्टर है उसमें भी 49% तक छूट दी गई। इसके अलावा जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक तक में 20% तक की छूट दी गई एफडीआई की। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें 74% तक की छूट दी गई, है ना। इसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 100% तक की छूट दी गई। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में 49% तक एफडीआई की छूट दी गई। तो अलग अलग सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है बढ़ाई गई। अब ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या था, यानी 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले की स्थिति क्या थी? पहले की स्थिति ये थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बहुत लिमिटेड सेक्टर्स में किए जा सकते थे या नहीं किए जा सकते थे। अब इस पॉलिसी के बाद हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भारत में बढ़ावा दिया। बहुत सारे सेक्टर्स में, टेलीकॉम सेक्टर्स में एक रिवॉल्यूशन आ गया, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये सब जो चेंजेस आए वो इसी कारण आए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को हमने अडॉप्ट की थी। तो आप देख रहे होंगे ये कैरेक्टरिस्टिक जो ग्लोबलाइजेशन की थी इसने हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव डालना शुरू किया। तो प्रभाव कैसे डाला? तो दो तरह से हमें फायदे हुए, एक तो पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ और दूसरा निगेटिव इंपैक्ट हुआ। तो फायदे भी कुछ हुए और कुछ नुकसान भी दिखाई पड़े। तो आइए देखते हैं फायदा क्या हुआ। तो देखिए ग्लोबल टेलीकॉम मार्केट, हमारा जो देश था उस देश में टेलीकॉम की एक कंपनी हुआ करती थी, है ना, और जो टेलीफोन सुविधाएं या मोबाइल सुविधाएं देती थी। अब देखिए ग्लोबल टेलीकॉम मार्केट बन गया, पूरा वैश्विक टेलीकॉम दूर संचार का बाजार बन गया। बहुत सी कंपनियां भारतीय बाजार में आ गई और टेलीकॉम मार्केट के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन हो गया, जिसका फायदा ये हुआ कि मोबाइल सब्सक्राइबर्स जो है बड़ी संख्या में बढ़े, टेलीफोन, मोबाइल, इनकी संख्या जो है बढ़ गई। अभी जो है देश में जो है लगभग 90% जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उन जो है हमारी डेंसिटी, जिसको टेली डेंसिटी कहते हैं, 90% तक पहुंच गई है। यानी चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर एक व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल या टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट की सुविधा, इन सब चीजों से ये हुआ कि इंटरनेट की सुविधाएं भी लोगों तक पहुंच गई। तो कम्युनिकेशन जो है उसमें एक रिवॉल्यूशन आया और इसका इम्पैक्ट पूरी जो हमारी मार्केट या इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि हमारी जो व्यापारिक जो गतिविधियां थी उस पर बड़ी, बाजार का की जो पॉलिसी थी, मार्केट पॉलिसी थी उस पर बड़ी। तो इससे व्यापार बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया। इवन रूरल एरिया से भी और अर्बन एरिया में भी ट्रेड जो है वो काफी बड़ी संख्या में बढ़ा। जो गांव के लोग थे वो अपने सामान को बेचने के लिए शहर का इस्तेमाल करने लगे, शहर के जो व्यापारी थे ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रोडक्ट को खरीदने लगे। तो ओवरऑल ये हुआ कि रूरल यानी गांव और शहर के बीच का जो गैप था वो धीरे धीरे इस मोबाइल और ग्लोबल टेलीकॉम मार्केट ने कम कर दिया। इसके अलावा आप देखिए, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखेंगे तो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और जो कॉमर्शियल जो गाड़ियां बनाते हैं उसमें भी जबरदस्त उछाल आया। सेकेंड लार्जेस्ट 2 व्हीलर मार्केट, भारत जो है पूरे विश्व में 2 व्हीलर बनाने में दूसरे नंबर का बाजार विश्व में क्रिएट हो गया। 4th इन व्हीकल मार्केट, जो व्हीकल जो हमारे पास जो कॉमर्शियल व्हीकल वगैरह बनाने वाली जो कंपनियां थी वो भी बहुत सारी आई, तो उसमें हम 4th नंबर पर आ गए। तो बड़ा बाजार क्रिएट हो गया हमारे देश में ऑटोमोबाइल के सेक्टर में। इसके अलावा देखिए और क्या चीज आया, तो ग्लोबल फूड चेन एंड रेस्टोरेंट चेन।
बहुत सारी कंपनियां जो दूसरे देशों की थी वो हमारे देश में आकर व्यापार करने लगी, ट्रेड करने लगी, और उसके कारण जो है फूड एरिया में, फूड ग्लोबल फूड चेन यानी होटल, रेस्टोरेंट, है ना, मल्टीप्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल, ये सब कहीं ना कहीं जो उस समय से पहले तक बहुत सीमित हुआ करते थे, लिमिटेड हुआ करते थे, जब ये विदेशी कंपनियां, विदेशी उद्योग ग्लोबलाइजेशन के कारण भारत में आए तो उससे इस क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन पैदा हो गया। मर्जर हुआ, ज्वाइंट वेंचर हुआ, है ना, जो हमारे देश की जो छोटी छोटी कंपनियां थी उन्होंने विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया। समझौते से क्या हुआ? मर्जर हुआ। मर्जर से क्या हुआ? जो विदेशी टेक्नोलॉजी थी वो हमारे देश में आई, और जो छोटी कंपनियां थी उन्होंने विदेशी कंपनियों से सीख ली, अपने घाटे को जो है उन्होंने कम करने की कोशिश की, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाई। विदेशी कंपनियों को यह फायदा हुआ कि भारत के एक बड़े बाजार में इस तरीके से उन्हें एंटर करने का मौका मिला। तो मर्जर हुआ, ज्वाइंट वेंचर हुआ। कई वेंचर मतलब जो रिस्क लेने की क्षमता, या ऐसा उद्योग जिसमें जो है पूंजी या रिस्क ज्यादा होती है, और उन क्षेत्रों में भी भारत के उद्योग और विदेशी उद्योग मिल करके उद्योग लगाने लगे, तो ज्वाइंट वेंचर हो गया, मर्जर हुआ, है ना। तो ये सब फायदे जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन के कारण हुए। बहुत सारे आप देखेंगे कि जो हमारा एविएशन इंडस्ट्री है उसमें बहुत से ऐसे, पहले तो केवल एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस हुआ करते थे, एक लिमिटेड होता था, और अब आप देखिए ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, जैसे टाटा ने जो है, टाटा ने एयर एशिया के साथ समझौता किया, जेट एयरवेज ने एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया, और भी दूसरे जो कंपनियां थी एयरवेज की, उन लोगों ने दूसरी कंपनियों से समझौता करके, ट्रीटी करके जो है एक अपना एविएशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। तो हर एक सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन के कारण जो हमारे देश की कंपनियां थी, जो उद्योग थे, उन्होंने विदेशी कंपनियों के साथ समझौता करके नए उद्योग लगाए, और उसका लाभ ये हुआ कि हमारे देश में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों की संख्या बढ़ी, उनकी उद्योगों की गुणवत्ता भी बढ़ी। टेक्नोलॉजी जो हमारे पास नहीं थी वो दूसरे देशों से हमारे पास आई। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें एक बड़ा बाजार भी मिला, यानी कि भारत के प्रोडक्ट के लिए, या भारत के कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए, व्हीकल इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बड़ा बाजार, यानी पूरा विश्व एक बाजार बन गया। दूसरे देशों की जो कंपनियां या उद्योग थे वो भी भारत में आए। तो ये सब चेंजेस इसलिए हो पा रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट आपने देखे, भारतीय बाजार पर भी पड़ा और टेक्नोलॉजी पर भी पड़ा। काम करने की जो इंडस्ट्रियल जो तकनीक थी या मैनेजरियल टेक्निक थी, उन सब चीजों पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि वो टेक्निक या वो टेक्नोलॉजी जो विदेशों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे भारत में भी आई, और उसका लाभ बहुत से उद्योगों ने उठाया। लेकिन कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी आए। नेगेटिव इंपैक्ट क्या आया? देखिए, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनको एक बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा, वेरी टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा, और कई ऐसी कंपनियां थी, डोमेस्टिक कंपनियां, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाई। उसके कई कारण हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक कंपनियां थी वो, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी पिछड़ी थी। टेक्नोलॉजी के अलावा वो थोड़े सरकार की नीतियों और जो कार्यक्रम थे उनसे भी प्रभावित थी। फिर जो उनकी मैनेजरियल स्किल थी वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं थी, उतना इफेक्टिव नहीं थी, और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट भी रहा होगा। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि बहुत सारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थे वो सिक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वो उतनी तेजी से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाए और मार्केट के अनुरूप, बाजार के अनुरूप अपने आप को बदल नहीं पाए। तो ये एक नुकसान हुआ, और उन इंडस्ट्रीज में जो हमारे लोग थे, जो रोजगार था, वो रोजगार जो है लोगों के लिए वो रोजगार छूट गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में है बढ़ गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके से बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज या जो विदेशी कंपनियां भारत में आई और उन्होंने जो उद्योग लगाया उसमें रोजगार के अवसर भी बढ़े, लेकिन कुछ उद्योगों में रोजगार के अवसर कम भी हुए। दूसरी बात ये
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि हुआ यह कि जो पहले जो लेबर पॉलिसी थी, जो श्रम नीतियां थी, वो थोड़ी सी लिबरल थी, श्रमिकों के हित में थी, और उनके काम के घंटे, काम करने के तरीके, नौकरी से बाहर निकालने, इन सब को लेकर के कुछ कठोर नियम बनाए थे सरकार ने। लेकिन अब जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जब अपनाई गई, तो थोड़ी लेबर पॉलिसीज में भी थोड़ी छूट दे दी गई, और लेबर पॉलिसी जो थी, श्रम नीतियां जो थी, अब लेबर के पक्ष में, यानी श्रमिकों के पक्ष में उतनी ज्यादा नहीं रही, क्योंकि निजी उद्योगों को भी बढ़ावा देना था और निजी उद्योगों को अट्रैक्ट भी करना था, उनके खर्चे को, उनका खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो कम रहे, इसके लिए वेजेस की जो पॉलिसी थी उसमें भी बदलाव किए गए, जिसके कारण एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हुआ, मानव संसाधनों का जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ, यानी शोषण हुआ। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया। जो अनस्किल्ड लेबर थे, क्योंकि क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल भी चाहिए, उसके लिए ज्यादा एजुकेटेड लोग भी चाहिए जो उस स्किल को समझ सकें, और हमारे देश में शिक्षा की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। दूसरी चीज ये कि उतने ज्यादा हमारे पास स्किल सिखाने के लिए जो कॉलेजेस या स्कूल्स नहीं थे, तो अनस्किल्ड लेबर के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया, बेरोजगारी इन अनस्किल्ड लेबर इंक्रीज्ड, तो बेरोजगारी बढ़ गई। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो प्राकृतिक संसाधन थे, वो प्राकृतिक संसाधन का एक्सप्लॉयटेशन बड़ी मात्रा में होने लगा, पॉल्यूशन बढ़ गया, है ना, क्योंकि देखिए ज्यादा इंडस्ट्री होंगे हर एक सेक्टर में, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो स्टील का इंडस्ट्री हो, चाहे वो सीमेंट की इंडस्ट्री हो, चाहे एल्युमिनियम की इंडस्ट्री हो, या शुगर इंडस्ट्री हो, या जूट इंडस्ट्री हो, पेपर इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री में जो है कच्चा माल की जरूरत होती है, और हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो तो सीमित हैं ही, सभी देशों में सीमित है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होना भी एक हमारे लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट माना जा सकता है। इसके अलावा चूंकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो समाज को दो तरह से विभाजित कर देता है। क्या करता है ये कि कुछ वो लोग जो स्किल्ड हैं, ज्यादा एजुकेटेड हैं, जो जॉब के लिए फिट हैं, उनको तो ज्यादा सैलरी मिलती है, ज्यादा उनको सुविधाएं मिलती है, उनका जीवन स्तर तेजी से बढ़ जाता है, अर्बनाइजेशन होता है, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन को वो समझते हैं और उसका लाभ भी उठा पाते हैं, खासकर कंप्यूटर, इंटरनेट का उपयोग वो ज्यादा करने लग जाते हैं। और वो लोग जो उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, खासकर शुरुआती दौर में 1991 से लेकर के 2000 तक इस तरह की स्थिति थी। तो इस तरह की स्थिति को समझने में ये हुआ कि वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच और पुअर, यानी गरीब, अमीरों और गरीबों के बीच की खाई जो थी ये इससे और बढ़ गई, इट मच मोर इंक्रीज। तो ये भी एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं कि इससे गरीबी और अमीरी के बीच की खाई भी बढ़ गई। इसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, जब वो एंटर किए, उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी, बेहतर उनके पास संसाधन थे, उनके पास जो है बेहतर कैपिटल भी, ज्यादा कैपिटल भी था, तो इसका फायदा उन्होंने उठाया, डोमिनेट किया। इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी, इंडियन जो हमारे जो घरेलू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उन पर उनका डोमिनेंस, थोड़ा प्रभाव जो है, उनका महत्व जो है शुरुआती तौर पर बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंडियन इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मौका मिला, काम करने का अवसर मिला, वो सीखते चले गए, अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते चले गए, और धीरे धीरे अब हम देखते हैं कि जो विदेशी जो उद्योग है, जो फॉरेन जो इंडस्ट्री जो भारत में आए, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई भारत में आया, और अब जो हमारे भारतीय उद्योग हैं, भारतीय कंपनियां हैं, वो बराबर समान रूप से जो है काम कर रही हैं, और भारतीय कंपनियों ने भी अपने आप को अपग्रेड किया टेक्नोलॉजिकली, मैनेजरियली, और साथ ही साथ जो लेबर, जो उनके पास जो अनस्किल्ड लेबर थे, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी और स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट किया। तो अब जो स्थिति है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो नेगेटिव इम्पैक्ट था अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमारे पास
ग्लोबलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पता चल गया। कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ पॉजिटिव इंपैक्ट भी आप समझ गए कि भाई फायदा तो हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण, जो कमियां थी उसको हमने दूर की और उससे फायदा उठाया, और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन के कारण जो कुछ निगेटिव इंपैक्ट आया, नकारात्मक प्रभाव आया, वो भी अब धीरे धीरे जो है वक्त के साथ हम उसको ठीक करते जा रहे हैं और एक बेहतर इकोनॉमी और मजबूत इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इंडियन इकोनॉमी पर खासकर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, इसको हमने अलग अलग पहलुओं से देखा। पहले लिबरलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक, उसके पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट, फिर हमने प्राइवेटाइजेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट, फिर ग्लोबलाइजेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट। इससे पहले भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस में हमने आपको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के कारण इंडियन इकोनॉमी में जो चेंजेस हुए, बहुत बड़े चेंजेस, उन सबको हमने अलग से भी आपको बताया हुआ है, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक समरी के रूप में एलपीजी इम्पैक्ट को अलग से भी बताएंगे और इस तरह से ये टॉपिक जो है आपके कंट्रोल में और कमांड में आ जाएगा। धन्यवाद।